तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में बैठक। विधायक दल के नेता का किया जाएगा चुनाव। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में होंगे शामिल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने प्रस्ताव पारित कर राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को किया अधिकृत। इस बारे में पार्टी हाईकमान को आज सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ की वर्चुअल चर्चा। विभिन्न G20 आयोजनों में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से मांगा सहयोग। कहा G20 की अध्यक्षता देश की ताकत प्रदर्शित करने का अवसर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आज। राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। चक्रवाती तूफान मैंडूस ने चेन्नई के पास ममल्लापुरम तट को किया पार। तूफान कमजोर होकर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा। तिरुवल्लुर से नागपट्टिनम तक सभी तटीय जिलों में तेज हवाओं के चलते रेड अलर्ट। शाम तक हवाओं की गति में आ सकती है कमी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता की घोषणा की। यूक्रेन में हमला करने के लिए ईरानी ड्रोन के इस्तेमाल के आरोपों से तेहरान और मॉस्को का इनकार। और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील क्वार्टर फाइनल में क्रोएशिया के हाथों पेनल्टी शूटआउट में हारकर हुई प्रतियोगिता से बाहर। वहीं 2 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अंतिम 4 में भिड़ेंगे क्रोएशिया और अर्जेंटीना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज गांधीनगर में पार्टी के राज्य मुख्यालय कमलम में बैठक होगी। इस बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा तथा पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में शामिल होंगे। पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहले ही पहुंच चुके हैं। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 156 सीटें मिली हैं। कांग्रेस ने 17 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है। शपथ ग्रहण समारोह सोमवार को गांधीनगर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह में हिस्सा लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित 40 विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित किया है और राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुनने के लिए कांग्रेस हाईकमान को अधिकृत किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा है कि विधायक दल की कल शिमला में बैठक हुई, जिसमें अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर विचार विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया जाए। इस बारे में एक रिपोर्ट आज पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्य चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह राज्य के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई बैठक में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की G20 अध्यक्षता से संबंधित पहलुओं पर चर्चा करने के लिए राज्यों और राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ एक वीडियो बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता पूरे देश की है और ये देश की ताकत दिखाने का एक अनूठा अवसर है। प्रधानमंत्री ने टीम वर्क के महत्व पर जोर दिया और G20 के विभिन्न आयोजनों में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से सहयोग मांगा। उन्होंने बताया कि G20 की अध्यक्षता पारंपरिक बड़े महानगरों से परे भारत के कुछ हिस्सों को प्रदर्शित करने में मदद करेगी और इस प्रकार हमारे देश के प्रत्येक हिस्से की विशिष्टता को सामने लाएगी। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान बड़ी संख्या में भारत आने वाले आगंतुकों और विभिन्न आयोजनों पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के फोकस पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस अवसर का उपयोग करके खुद को आकर्षक व्यवसाय, निवेश और पर्यटन स्थलों में के रूप में पुनः स्थापित करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र और गोवा का दौरा करेंगे। पीएम मोदी महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। समृद्धि महामार्ग या नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेस वे देश भर में बेहतर कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के पीएम के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पीएम नागपुर में शहरी गतिशीलता में क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री नागपुर मेट्रो के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और नागपुर मेट्रो को दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम एम्स नागपुर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एम्स नागपुर की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में रखी थी। प्रधानमंत्री नागपुर और बिलासपुर को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नागपुर रेलवे स्टेशन और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। हवाई अड्डा पर्यटन को बढ़ावा देगा और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को गति देगा। प्रधानमंत्री 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित करेंगे और 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का भी उद्घाटन करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का कल का कार्यक्रम। और आज की बात करें तो आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। इस दौरान राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के उपलक्ष्य में हर वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में इस घोषणा को विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए मानव उपाय के रूप में स्वीकार किया था। इसके तहत मानव गरिमा, समानता तथा अपरिहार्य अधिकारों को विश्व में न्याय, स्वतंत्रता और शांति की बुनियाद के रूप में स्वीकार किया गया है। इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है सभी के लिए प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और न्याय। चक्रवाती तूफान मैंडूस आज तड़के ममल्लापुरम के नजदीक उत्तरी तमिलनाडु तट को पार कर गया। ये तूफान कल आधी रात आया था लेकिन अब थम गया है। इसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने और अगले 2 घंटे में धीरे धीरे कमजोर होकर गहरे दबाव में बदलने और दोपहर तक दबाव में बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि इसके प्रभाव से उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कुछ एक स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय प्रमुख ने कहा है कि चक्रवात के कारण चेन्नई और आसपास के उपनगरीय क्षेत्रों में 16 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आज सुबह 55 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। शाम तक इसकी रफ्तार कम होकर 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मछुआरों को आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र में न जाने की सलाह दी गई है। चक्रवाती तूफान के दौरान सभी समुद्री तटीय जिलों और रायलसीमा जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में तेज से सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी वर्षा और आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज विभिन्न हितधारकों को उनके लिए प्रासंगिक नई तकनीकों से अवगत कराने का आह्वान किया और कहा कि ऐसा अनुसंधान और उद्योग के बीच एक इष्टतम समन्वय के माध्यम से ही संभव है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत लोक उपक्रम सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के एक कार्यक्रम को जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार सीईएल भारत सरकार को 7.26 करोड़ रुपए का लाभांश दे रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीईएल द्वारा एमएमजी जिला अस्पताल गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को दान की गई 2 एम्बुलेंसेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बनारस रेल इंजन कारखाना के प्रेक्षागृह में काशी तमिल संगमम के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिभागियों के साथ बातचीत कर अनुभव को साझा किया। इसके साथ ही काशी तमिल एक्सप्रेस चलाने की भी उन्होंने बात कही। जो एक्सपीरियंस यहाँ से लेके जा रहे हैं, उससे राष्ट्रीय एकता में, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस कल्पना में निश्चित भाव से एक बहुत बड़ी अभिवृद्धि होगी। काशी तमिल संगमम के नाम से एक एक्सप्रेस चलेगी, जो कि इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सदैव याद रखने के लिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी होगी। और अमेरिका ने यूक्रेन के लिए नई सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए $40 करोड़ का सैन्य सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। इसके अलावा अमेरिका जर्मनी में एक सुरक्षा सहायता मुख्यालय भी स्थापित करने वाला है, जिसका उपयोग यूक्रेन के लिए सभी हथियारों के स्थानांतरण और सैन्य प्रशिक्षण की देखरेख करने में किया जाएगा। अमेरिका से मिलने वाले सुरक्षा सहायता पैकेज से यूक्रेन को रूसी हमलों से खुद को बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा यूक्रेन को अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने में नई क्षमता भी मिलेगी। और यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में शुक्रवार को रूस की ओर से की गई भारी गोलाबारी हुई और इसके बाद इसके चपेट में आने से एक घर नष्ट हो गया और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसके अलावा हमले में विश्वविद्यालय की इमारतें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गोलाबारी के बाद शहर में किसी के हताहत होने की आधिकारिक सूचना नहीं है। गौरतलब है कि डोनेट्स्क क्षेत्र 2014 के बाद से रूसी समर्थित अलगाववादियों के कब्जे में रहा है, जिन पर यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचों पर गोलीबारी करने का आरोप है।
वहीं सितंबर 2022 में मॉस्को ने डोनेट्स्क समेत 3 अन्य क्षेत्रों में जनमत संग्रह करने के बाद इसे रूस का हिस्सा घोषित किया था, जिसे कीव और पश्चिमी सरकारों ने अवैध करार देकर इसकी निंदा की थी। और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि डोनबास के बखमुत, सोलेदार, मरिंका और क्रेमिना क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति की स्थिति बहुत कठिन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी के कारण इन क्षेत्रों को भारी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमलों की वजह से यहां रहने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची है, लेकिन यूक्रेनी सेना रूस का मजबूती से मुकाबला कर रही है और रूस के हमलों का सामना कर रही है। और रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। लोकतंत्र की जननी भारत करेगा G20 की मेजबानी। तो आइए इसे बनाएं वैश्विक बदलाव की शुरुआत। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट, बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें, ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 2 बार फुटबॉल विश्व कप का खिताब जीतने वाली अर्जेंटीना की टीम कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम ने शुक्रवार देर रात खेले गए मुकाबले में नीदरलैंड्स की टीम को पेनल्टी शूटआउट में जाकर 4-3 से शिकस्त दी। अर्जेंटीना की टीम अब सेमीफाइनल में ब्राजील को हराने वाले क्रोएशिया से भिड़ेगी। मैच में हुएल मोरिना ने अर्जेंटीना को 35वें मिनट में 1-0 की बढ़त दिला दी। लियोनेल मेसी के शानदार पास पर उन्होंने ये गोल किया। 73वें मिनट में मेसी ने पेनल्टी पर गोल किया। इसके बाद ऐसा लगा कि अर्जेंटीना की टीम आसानी से यह मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और नीदरलैंड्स ने आखिरी पलों में गोल दागकर स्कोर लाइन को 2-2 की बराबरी पर ला दिया। इसके चलते बाद में मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट से किया गया और अंत में अर्जेंटीना 4 के मुकाबले 3 गोल से जीत गई। और 5 बार की फुटबॉल विश्व चैंपियन ब्राजील कतर में चल रहे विश्व कप से बाहर हो गई है। टीम को शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में क्रोएशिया से पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हार का सामना करना पड़ा। निर्धारित समय में और एक्स्ट्रा टाइम तक दोनों टीमें 1-1 गोल की बराबरी पर थी, जिसके बाद नतीजा पेनल्टी से निकला, जहां क्रोएशिया ने बाजी मारी। इस मैच में ब्राजील के लिए स्टार खिलाड़ी नेमार ने गोल किया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला सके। क्रोएशिया की टीम पिछली बार 2018 में भी फाइनल से पहले नॉकआउट के तीनों मैच को पेनल्टी शूटआउट में ही उसने अपने नाम किया था। क्रोएशिया का सेमीफाइनल में सामना अर्जेंटीना से होगा। और दुनिया भर में फुटबॉल का खुमार छाया हुआ है और कतर इसका केंद्र बना हुआ है। आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिनका नाम कतर में हर किसी की जुबान पर है। तो कौन है ये शख्स और आखिर क्यों है इनका नाम हर किसी की जुबान पर, देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में।
कतर में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप में जहां एक और टीमों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अहम टीमों के हर खिलाड़ी अपने हैरत अंगेज खेल से अपनी टीम के लिए हीरो की भूमिका में दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर फुटबॉल फीवर कुछ ऐसा चढ़ा है कि जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मसलन ब्राजील से आने वाले इन शख्स से मिलिए, इनकी उम्र पर मत जाइए, बस जरा गौर फरमाइए इनकी जगलिंग पर। कतर में रिकार्डिनो द जगलर के नाम से मशहूर इन शख्स ने ठान लिया है कि वो अपनी इस जगलिंग की कला को लगातार बिना रुके 48 घंटे तक करेंगे ताकि वो अपने इस कारनामे का विश्व रिकॉर्ड कर सकें। बड़ी बात ये है कि ये शख्स ब्रशिंग, खाने पीने के दौरान और यहाँ तक कि टॉयलेट को यूज करते समय भी जगलिंग को छोड़ता नहीं है। देखिए, हर रिकॉर्ड होता है। पहले 30 मिनट जरूर कठिन होते हैं, लेकिन अगर पहले 30 मिनट में गेंद जमीन पर नहीं गिरती है तो समझ लीजिए वो नहीं गिरेगी। वैसे रिकार्डो इससे पहले भी जगलिंग में खुद को आजमा चुके हैं और लगातार जगलिंग का इनका करंट रिकॉर्ड 34 घंटे 5 मिनट का है। वाकई हैरान कर देने वाली ये तस्वीर तो इसी बात को एक बार फिर से सामने रखती है कि अगर किसी काम को करने की ठान ली जाए तो फिर कुछ भी नामुमकिन नहीं। न्यूज़। और बात क्रिकेट की, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज चटगांव में खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 0 के मुकाबले 2 से पीछे चल रही है। बांग्लादेश ने अजेय बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में भारतीय टीम की नज़र जीत के साथ सीरीज का अंत करने पर होगी। भारत इस साल दूसरी बार किसी वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप से बचना चाहेगा। उसे जनवरी में दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से हार मिली थी। और दुनिया में रहस्यमय जगहों की कमी नहीं है। दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच स्थित चिली का ईस्टर आइलैंड एक ऐसा ही रहस्यमय द्वीप है। 1722 में जब यूरोपियाई खोजकर्ता नाविक जैकब रॉडेगविन ने अपनी नाव से यहां पहुंचे तो वो दिन ईस्टर संडे का था और इसी वजह से इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। दुनिया भर में यह द्वीप अपने रहस्यमय मूर्तियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों इन्हीं मूर्तियों पर छाए संकट को लेकर अब यह द्वीप एक बार फिर सुर्खियों में है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, देखिए इस खास पेशकश में। प्रशांत महासागर के बीच स्थित देश चिली के एक सुनसान द्वीप ईस्टर आइलैंड पर झुलसी हुई रहस्यमयी मूर्तियां मोई सिर्फ जंगल की आग के भेंट चढ़ जाने का सबूत नहीं, बल्कि मूल निवासियों और संरक्षणवादियों के बीच बढ़ते तनाव का भी संकेत हैं। करीब 164 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस छोटे से द्वीप पर पिछले कुछ वर्षों से पुराने निवासियों और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव को देखा जा रहा है। दरअसल रापा नुई के नाम से जाने जाने वाले मूल निवासी अपनी पैतृक भूमि पर मवेशी पालना चाहते हैं, जबकि पर्यावरणविदों का ध्यान द्वीप के बचाने पर है। एक तरफ स्थानीय परिवारों का एक समूह है जिसने रापा नुई के नाम से संसद का गठन कर रखा है। ये लोग अपनी जमीन के बंटवारे को रोकने के लिए प्राचीन कबीला प्रणाली की ओर लौटना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी निर्वाचित परिषद के संरक्षणवादी लोग हैं जो पार्क को हर हाल में बचाने का काम कर रहे हैं। इनका आरोप है कि जिन क्षेत्रों में रहस्यमयी और अनोखी मूर्तियां हैं, उन जगहों को मवेशी पालने के लिए प्रयोग करने से अक्सर आग लग जाती है और वैश्विक धरोहर को नुकसान पहुंचता है। ताजा मामला इसी साल के अक्टूबर का है, जब चरागाह को जलाने से भड़की आग रानो राकू ज्वालामुखी तक पहुंच गई, जिससे कई मोई मूर्तियां को भारी नुकसान पहुंचा। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड जंगल की आग लगी है। también se ha visto un aumento exponencial.
आग सुबह 8 बजे लगी और इसकी सूचना सुबह 8 बजे मिली और अधिकारियों ने एक बेकार आपातकालीन योजना को सक्रिय करने से पहले पूरे ज्वालामुखी को जलने तक इंतजार किया। ईस्टर आइलैंड की इन मूर्तियों की लंबाई 72 फीट तक है। खास बात यह है कि ये मूर्तियां देखने में लगभग एक जैसी ही हैं। बताया जाता है कि मूर्तियां 13वीं से 15वीं सदी के बीच तैयार की गईं। इस आइलैंड के बारे में तब पता चला जब 1772 में एक यूरोपीय एक्सप्लोरर जैकब रॉकडेविन यहाँ पहुँचे। जिस दिन वे यहाँ पहुँचे थे उस दिन ईस्टर संडे था और इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। उन्हें पहले यहाँ कुछ मूर्तियां दिखी जो समंदर की ओर पीठ खड़े की हुई थीं। लेकिन जब वे इस भूमि पर आगे बढ़ने लगे तो यहाँ उन्हें सैकड़ों ऐसी मूर्तियां दिखी। बताया जाता है कि पत्थर की ये मूर्तियां इतनी मजबूत हैं कि किसी हथौड़े से ठोके जाने के बावजूद इन मूर्तियों को खासा नुकसान नहीं पहुंचता। जैकब जब वहां पहुंचे तो उन्हें कोई आदमी नहीं दिखा। पहले एक भ्रम यह था कि इस आइलैंड पर सैकड़ों साल पहले एलियंस आए होंगे और उन्होंने ही ये मूर्तियां बनवाई होंगी। लेकिन बाद में पता चला कि रापा नुई ने अपने पूर्वजों की याद और सम्मान में इसे बनाए थे। हालांकि बाद में इस द्वीप पर रहना रापा नुई के लिए जब मुश्किल हो गया तो वो इसे छोड़कर जाने लगे। 2022 में इनकी संख्या करीब 8000 के आसपास थी। द्वीप 1880 से चिली के कब्जे में है। द्वीप निवासी लंबे समय से द्वीप पर अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। चिली सरकार 2016 में मूर्तियों वाले पार्क के कुछ नियंत्रण देने पर भी सहमत हुई। हम लोगों को जागरूक करने की जरूरत है कि सार्वजनिक नीतियों को समुदाय के साथ कैसे चलाया जा सकता है। हमें उन्हें बताने की जरूरत है कि अपने संसाधनों को कैसे उपयोग करें ताकि अपनी इस भूमि को संरक्षित किया जा सके। पर्यावरणविदों की ये बात मूल निवासियों को रास नहीं आ रही है। कुछ लोग कबीला प्रणाली में फिर इसलिए वापस लौटना चाहते हैं कि उनके राजा ने हर कबीले के लिए अलग अलग जमीन आवंटित कर रखी थी। कई लोगों का मानना है कि द्वीप के कुछ हिस्सों को सामूहिक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन अधिकांश भूमि को लोगों के लिए छोड़ देनी चाहिए। 1888 में रापा नुई के अंतिम राजा के साथ हुए समझौते के तहत द्वीप को चिली को सौंप दिया गया था। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।